गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम किए थे, आज भी कुछ क्वेश्चन करेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। फ्राइडे सेकेंड लॉ और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखेंगे। ठीक है, आइए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आप ट्राई करना चाहोगे तो कर सकते हो। कर लिए, आइए। कह रहा है कि हाउ लॉन्ग यानी कितनी देर तक शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज, वाटर को इलेक्ट्रोलाइज किया जाए बाय पासिंग कितना 100 एम्पियर करेंट, सो दैट जो ऑक्सीजन रिलीज होगी वो क्या करे 27.66 ग्राम ऑफ डाइबोरेन को कंप्लीटली पूरी तरह से जला दे। ये है क्वेश्चन। यानी यहाँ पे आपको फिजिकल केमिस्ट्री विथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला मामला आ गया यहाँ पे। यानी डाइबोरेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने पे क्या बनेगा उसकी बात आएगी। तो हम लोग जानते हैं डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या होता है, B2H6 प्लस इसका हमको क्या करना है, ऑक्सीजन के साथ बर्न करना है। तो बर्न करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। इसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे O2 से, तो क्या बनेगा B2O3 प्लस वाटर। ठीक है, अब बैलेंस करो तो देखो तो बैलेंस है क्या, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, अगर हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो अब देखो बैलेंस हो गया 6 हाइड्रोजन। यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, अब आप देखो हाइड्रोजन ही बैलेंस और ऑक्सीजन ही बैलेंस, ये अभी बैलेंस रिएक्शन हो गई। ओके, अब हमें ये है बोरेन का, तो ये तो हमारे पास रिएक्शन है। अब हमें बोरेन जो दिया है, डाइबोरेन जो है वो दिया कितना है, तो 27.66, तो इसको हमको मोल में कन्वर्ट करें तो 27.66 बाय इसका मास की बात करो तो इसका मास दिया हुआ है बोरॉन का 10.8, यानी 10 दूना 20 और 8 दूना 16, तो 21.6 और प्लस 6 तो कितना हो गया 27.6, यानी सेम आ गया 27.66, तो ये हो गया कट। यानी आपको 1 मोल दिया हुआ है डाइबोरेन, तो 1 मोल डाइबोरेन को जलाने के लिए, यानी 1 मोल डाइबोरेन को जलाने के लिए हमें कितना चाहिए, 3 मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत है। क्वेश्चन हमारे पास, हमारा अब टारगेट मिल गया, हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए, 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए। अब इस 3 मोल ऑक्सीजन के लिए हमें पूछा गया है कि वाटर को कितने देर तक इलेक्ट्रोलाइज किया जाए, ये है क्वेश्चन। हमारा एक चीज़ निकल गया, कितना ऑक्सीजन चाहिए हमें, 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए। अब ऑक्सीजन जो है रिलीज कब होती है, हमने आपको पिछला क्लास में बताया भी था, वाटर का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तब क्या निकलता है, ऑक्सीजन, तो क्या होगा 2H2O, यहाँ पे क्या होगा O2 रिलीज होगा प्लस 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन, यही है। यहाँ देखो अब O2 दिख गया, वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ही रामबाण है, कौन सा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, Q/F, यही होता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट बराबर Q/F, यही है। हम इसको मिटा सकते हैं। अब हमारे पास देखो तो वेट बाय मॉलिक्यूलर मास हम कर सकते हैं इनटू NF, N फैक्टर ऊपर जाएगा बराबर Q/F। देखो तो ऑक्सीजन का हमें कितना मोल चाहिए, 1 मोल बोरेन को जलाने के लिए 3 मोल, तो यानी यहाँ पे W ये मोल है, ये वैल्यू कितना है 3, N फैक्टर का वैल्यू कितना है 4 बराबर Q बराबर क्या होता है I इंटू टी। I का वैल्यू देखो दिया हुआ है 100 एम्पियर, इंटू टी हमें निकालना है बाय 96500, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ से आपका टाइम आ गया कितना 965 इंटू 4 गुने 3 12, ये क्या आया
सेकेंड में आएगा। आपको ऑप्शन में गौर करो तो सभी क्या है, आवर में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम फिर 96 इंटू 12 बाई को हम क्या करेंगे 3600 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो हमें किस में आ जाएगा, आवर में आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। कर लोगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आपको फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक मिक्स करके, कभी ऑर्गेनिक ही मिक्स कर देगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से इसको, फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो तो अगला क्वेश्चन जल्दी से ट्राई मारो तो आप लोग। ये कुछ टाइप का क्वेश्चन आपको फिजिक्स में मिलेगा जब आप फैराडे लॉ वहां पढ़ोगे तो। कर लिए। आइए, कह रहा है कि कितने देर तक 2 एम्पियर करंट को क्या क्या पास कराया जाए, किसके सॉल्यूशन से, AgNO3 के, ताकि कोट ऑफ मेटल का, मेटल इसमें कौन होगा, सिल्वर का, सिल्वर का जो सरफेस है वो कितना 80 सेंटीमीटर स्क्वायर और विथ उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 5 माइक्रोमीटर लेयर का उस पर आपको लेयर आ जाना चाहिए, कोट आना चाहिए। और आपको दिया क्या है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर दिया हुआ है और एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर दिया हुआ है। तो कैसे करोगे, तब कैसे बनाएंगे इसको। तो सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रोलिसिस होगी यहाँ पे। AgNO3 में क्या होगा, ये टूटेगा, Ag प्लस और NO3 माइनस। ठीक है, तो Ag प्लस कहाँ जाएगा, कैथोड पे, वहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन, और ये Ag मेटल के तौर पे वहाँ पर डिपॉजिट होगा। ये तो हो गया हमारा रिएक्शन ऑन कैथोड। अब हम लोग जानते हैं हमारे पास एक ही फार्मूला है, नंबर क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर Q बाई F, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट बराबर Q बाई F। अब देखो तो यहाँ पे E मालूम, E बोले तो एटॉमिक मास बाई n फैक्टर, एटॉमिक मास कितना दिया है 108, n फैक्टर का वैल्यू कितना 1, यानी ये वैल्यू हो गया 108। Q की जगह पे I इंटू टी, I कितना है 2 एम्पियर, T हमें निकालना है, F का वैल्यू जानते हैं 96500 कूलम, बाकी बचा कौन, W। अब ये अगर निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो वही कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, तो जानते हैं, देखो डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। तो मास बराबर कितना हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। देखो तो डेंसिटी बराबर हम वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस। देखो तो आप सबका वैल्यू दिया हुआ है, डेंसिटी कितना है, देखो 10 पॉइंट, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है यूनिट का, अगर यूनिट इधर उधर किए तो कल्याण है आपका। डेंसिटी कितना है देखो 10.8, एरिया कितना है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको हमें क्या करना है, मीटर में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻⁴, ये चेंज हो गया मीटर में। अच्छा, उसके बाद थिकनेस कितना है 5 माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, ये भी हो गया। लेकिन क्या हमने इसको चेंज किया, अभी नहीं, हमने अभी तक चेंज नहीं किया है। ये देखो क्या है 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यानी सेंटीमीटर कहाँ है नीचे में, और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, 10⁻⁻² मीटर का क्यूब। तो देखो तो क्या हो गया, इधर आ गया, इधर कितना 10⁻⁻6 नीचे में है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻6। अब क्या आ गया, ये क्या हो गया, चेंज हो गया, जब उसे हम गुना कर दिए तो ग्राम पर मीटर क्यूब हो गया।
अब ये सभी जो है यूनिट आ गया, सिर्फ हमने ग्राम को केजी में नहीं किया क्योंकि हमें डब्ल्यू मास किस में लेना है, ग्राम में लेना है। अब देखो तो ये हो गया कट, उसके बाद इधर क्या बच गया देखो तो 108, इधर हो गया 8 और इधर हो गया, यहां से इधर आ गया, इधर हो गया 5 × 10 का पावर -4 ग्राम। ये आपका आ गया क्या चीज, W का वैल्यू आ गया। अब सब चीज तो आ गया, W मालूम, E का वैल्यू भी मालूम, कितना 108, 108 बाई n फैक्टर कितना है 1, इसलिए सेम ही हो जाएगा। F मालूम, Q की जगह पे I दिया हुआ है 2 एम्पियर, T निकल जाएगा, निकाल लोगे आप वैल्यू पुट करके, ठीक है। चलो ये हो गया, नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग शुरू करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ फैराडोस। चलो तो ये 2 क्वेश्चन जो है होमवर्क के तौर पे आपको दे रहे हैं, इसे आप सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। चलिए नोट कर लो फटाफट, फिर हम लोग देखते हैं फैराडे सेकेंड लॉ। चलो तो अब हेडिंग डालेंगे फैराडेज सेकेंड लॉ। हम लोग अभी तक देखे थे फैराडेज फर्स्ट लॉ, नाउ सेकेंड है हमारा फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसका कहना क्या है, इसका कहना यह है कि अभी तक हम लोग जो देख रहे थे यानी फैराडे फर्स्ट लॉ देखा तो उसमें क्या था, एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता था ना, एक ही होता था। लेकिन यहाँ पर सेकेंड लॉ में कह रहा है कि अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को क्या किया जाए, सीरीज में जोड़ दिया जाए, एक से ज़्यादा यानी 2, 3, 4, 5 जो भी है, क्या करना है, सबको सीरीज में जोड़ दिया जाए और उसके थ्रू सेम अमाउंट में चार्ज पास कराया जाए। सेम क्या करना है, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को सीरीज में जोड़ना है और उसके थ्रू सेम अमाउंट में क्या करना है, चार्ज पास कराना है। और अगर ऐसा करते हैं तो अब क्या होगा, सभी सेल में सेम अमाउंट ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। नोट करोगे इसका स्टेटमेंट, क्या है, इफ सेम अमाउंट ऑफ चार्ज is passed through, if same amount of charge is passed through 2 or more electrolytic solution connected in series, तो क्या होगा, then number of equivalent will be produced, then same number of equivalent will be produced, then same number of equivalent will be produced, ओके। चलिए तो ये था इसका स्टेटमेंट। अब इसका हमको क्या निकालना होगा, फार्मूला ड्राइव करना होगा। कैसे कहते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो। ओके गला फंस जाता है कभी कभी, है ना। देखो तो ये है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये है
दूसरा और ये है तीसरा। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया है, तो ये इसमें हो गया सॉल्यूशन ए, इसमें सॉल्यूशन बी और ये है इसमें सॉल्यूशन सी। ठीक है, ये हो गया। हमने क्या किया, यहाँ पर 3 सेल को सीरीज में जोड़ दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, और हमने क्या किया है, इसमें सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास कराने हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो प्रोड्यूस होगा सॉल्यूशन ए में जितना प्रोड्यूस होगा उतना ही इसमें भी होगा, उतना ही इसमें भी होगा। मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बी बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सी। ठीक है, तो ये है आपको सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट बराबर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट बराबर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट बराबर तीनों हो गया। ठीक है, और होता तो हम और जोड़ते। तो ये कब हुआ, ऐसा ये फार्मूला कब आया, जब हमने यहाँ पे एक सीरीज में 3 सेल को जोड़ा था। अब अगर 2 सेल कनेक्टेड हो, इफ 2 सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो क्या हो जाएगा, तब क्या होगा, W बाई ई ए बराबर W बाई ई और B, क्योंकि आप यहाँ पे इस केस में क्या है, सिर्फ 2 सेल जुड़ा। यहाँ पे हमने ये फार्मूला तब आया जब 3 जुड़ा था, अगर और जुड़ा होता तो हम यहाँ पे एक और आगे ले आते। ठीक है, तो यही है आपको फैराडेज का सेकेंड लॉ। समझ में आ गया होगा। इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम लोग देखते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलो, तो अभी हमने जो पढ़ा है फैराडेज सेकेंड लॉ, उस पे देखो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखो कह रहा है कि एक करंट ऑफ 2 एम्पियर was passed through solution of copper sulfate and AgNO3 and connected in series if 0.635 ग्राम ऑफ कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, तो बताइए Ag कितना डिपॉजिट होगा। ये है आपका क्वेश्चन। तो यानी यहाँ पे 2 सेल है, तो 2 सेल होंगे तो 2 इलेक्ट्रोलाइटिक का आपको इलेक्ट्रोलाइट होंगे, है ना। एक कॉपर सल्फेट है यहाँ पर, दूसरा AgNO3 है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर 2 सेल अगर सीरीज में जुड़ा होगा तो दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका, CuSO4 बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका, AgNO3 सॉल्यूशन, है ना। ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट बराबर वेट बाय इक्विवेलेंट। अब यहां पे देखो हमें पूछा क्या गया है, सिर्फ Ag की बात करें, यानी ये W हमें निकालना है, इसका W दिया हुआ है। तो कैसे करोगे अब, तो हम लोग जानते हैं कॉपर की डिपॉजिट की बात कर रहे हैं और सिल्वर की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, करंट पास होगा तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, ब्रेक होगा, हम मिटा सकते हैं ऊपर। चलो यहां मिटा देते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक करोगे। तो यहाँ पे कौन कौन इलेक्ट्रोलाइट है, AgNO3, ये कैसे टूटेगा, Ag प्लस और NO3 माइनस, और दूसरा कौन है CuSO4, ये कैसे टूटेगा, Cu प्लस और SO4 डबल माइनस। किसके डिपॉजिट की बात हो रही है, सिल्वर और कॉपर की। तो सब बात करेंगे सिल्वर का, तो डिपॉजिट कैसे होगा, ये किसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए, यानी कैथोडिक रिएक्शन होगी यहाँ पे, और देन ये क्या होगा, सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। फिर इधर क्या होगा, ये जो डिपॉजिट हुआ ये कैसे डिपॉजिट हुआ होगा, पहले ये क्यूप्रिक आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, मतलब इसका रिडक्शन हुआ, कैथोडिक रिएक्शन हुई होगी, एंड देन ये क्या होगा, कॉपर के तौर पे वहाँ पे डिपॉजिट हो गया होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। अब हम ऊपर का मिटा सकते हैं। तो वेट ऑफ कॉपर, तो कितना डिपॉजिट हुआ देखो, 0.3635 बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक मास या मोलर मास बाय n फैक्टर। तो मोलर मास कॉपर का कितना होता है, 63.5 बाई n फैक्टर। देखो कितना आया है, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना हुआ है, 2 का, ओके, बराबर इसका वेट हमें निकालना है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag की बात करो तो मास कितना होता है, एटॉमिक मास 108, और n फैक्टर कितना आया देखो 1, तो इंटू 1। अब इसे सॉल्व करके आपको ये W का वैल्यू निकालना है, कर लोगे, चलो नोट करो यहां तक। हो गया, आइए नाउ हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। यहां पे 3 सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं, यहां पे 3 सेल जुड़ा है, और आपको यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो पास हुआ है 0.4 फैराडे, ओके। और 3 में देखो तो कौन कौन है, पहला है AgNO3, दूसरा CuSO4 और तीसरा Fe तो आपसे पूछा गया है कि हर एक मेटल, यानी 3 मेटल यहाँ पे होंगे, सिल्वर, कॉपर और आयरन, वो कितना डिपॉजिट होगा। तो हम कैसे करेंगे, तो फिर वही बात, वेट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट किसका, पहला कौन है AgNO3 बराबर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट CuSO4 और वेट बाय इक्विवेलेंट वेट FeCl3 सॉल्यूशन। ये हो गया आपका फार्मूला। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कम से कम इसमें एक तो कोई आपको मालूम होना चाहिए। जब तक कोई ये मालूम हो, जैसे पिछला क्वेश्चन में क्या हुआ था, एक तरफ मालूम था और दूसरा अननोन हम निकाल लिए, लेकिन यहाँ पे तीनों में से कोई के बारे में बात नहीं किया है, तो आपको पहले क्या करना होगा, इन तीनों में से कोई एक निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक कोई निकालने के लिए आप क्या करोगे, फैराडेज फर्स्ट लॉ का यूज करोगे। तो जैसे हम बात कर रहे हैं पहले, तो यहाँ पे देखो चार्ज कितना पास हो रहा है 0.4, तो हम लोग बात कर लेते हैं पहले AgNO3 की, ठीक है। तो AgNO3 ये क्या होगा, ब्रेक करेगा Ag प्लस और NO3 माइनस, एंड देन Ag प्लस क्या होगा, फिर इसका रिडक्शन होगा और Ag के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहां से क्या करेंगे, पहले इसका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रॉम फर्स्ट लॉ से बात करो तो क्या होता है, Q बाई F, यही होता है ना, बराबर Q का वैल्यू देखो दिया हुआ है कितना, 0.4 फैराडेज, F भी है, तो F से F ये हो गया कट, यानी आपको सिल्वर का जो है आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना आ गया, 0.4 आ गया। अब यहां से हमें, अब इसका हमें क्या पूछा है, इसका मास पूछा है, किसका, सिल्वर का। तब क्या करोगे, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। हमें ये W निकालना है, तो W ऑफ Ag बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कितना है 0.4, यहाँ रख दो चीज, और इक्विवेलेंट वेट Ag का कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास 108 बाई n फैक्टर। तो ये सॉल्व करोगे, जो वैल्यू आएगा वही आपका Ag का डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज को आप क्या करोगे, देखो तो ये वैल्यू आपका निकल गया, अब इससे कंपेयर करते चले जाओगे, एक बार इसको कंपेयर कर लो और एक बार फिर इसको कंपेयर कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, कर लोगे।
ठीक है, नोट कर लो, फिर हम एक होमवर्क दे रहे हैं इस पे। चलो, तो ये भी एक होमवर्क है फराडे सेकेंड लॉ पे, तो इसमें हम इसको जल्दी से बना के हमें बताइएगा क्या आया आंसर, नोट कर लो। इसमें एक लाइन नज़र आ रहा है, थर्ड लाइन में देखो, एसटीडी करंट। एसटीडी करंट का मतलब होता है फिक्स कांस्टेंट करंट। कांस्टेंट करंट बोले तो डायरेक्ट करंट की बात हो रही है। दो तरह के करंट होते हैं ना, डीसी और एसी, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे कौन सा करंट यूज होता है? डायरेक्ट करंट यूज होता है। ओके, तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, वो डीसी करंट की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे यूज़ क्या करते हैं हम लोग? बैटरी यूज़ करते हैं ना। ओके, चलो नोट कर लो इसको। चलो, तो अब हेडिंग डालेंगे हम लोग, देखेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का लास्ट टॉपिक है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हेडिंग डालोगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अभी तक हमने जो भी देखा है, मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग जो भी बनाए हैं, मैक्सिमम क्या हुआ है कि कैथोडिक रिएक्शन कुछ ये क्या किए हैं, कंसिडर करके बनाए हैं, क्योंकि उसी के बारे में पूछ रहा था। लेकिन अगर वैसा ना पूछे, बोले कि डायरेक्ट पूछे कि कैथोड एनोड दोनों पूछते, तब क्या होगा? तो वो चीज़ के लिए हम कैसे निकालेंगे वो बात कर रहे हैं। तो पहला हम बात कर रहे हैं, अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं किसका? मोल्टेन NaCl, मोल्टेन या फिर फ्यूज्ड NaCl का, तब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हम इलेक्ट्रोलिसिस किसका कर रहे हैं? मोल्टेन या फिर फ्यूज्ड NaCl का। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे किसका? NaCl का। ये टूटेगा Na+ और Cl-। तो हम पहले चलेंगे कैथोड पे। कैथोड पे कौन आएगा? केटाइन, और केटाइन का क्या होगा? रिडक्शन होगा। और आपको सोडियम मेटल आपको कहाँ मिलेगा? जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो किसका? मोल्टेन या फिर फ्यूज NaCl का, तो आपको सोडियम मेटल मिलता है कहाँ पे? कैथोड पे। उसी तरह से फिर चलेंगे एनोड पे। एनोड पे कौन आएगा? एनाइन, और एनाइन का क्या होगा यहाँ पे? रिडक्शन, है ना। और इसका मतलब आपको एनोड पे क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस। तो यानी इस तरह से हमें मालूम हो गया कि एट कैथोड क्या हो रहा है? सोडियम मेटल डिपॉजिटेड। कब? जब हम मोल्टेन या फिर फ्यूज NaCl लेंगे तब। और एट एनोड क्या होगा? क्लोरीन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो ये दोनों प्रोडक्ट आपको मिलेगा जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे मोल्टेन या फिर फ्यूज NaCl का। यहां तक नोट करो। हो गया? आइए नाउ अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या चेंज होगा? इलेक्ट्रोलिसिस तो हम अभी भी करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, अब लेकिन मोल्टेन नहीं होगा, यहाँ पे एक्वस NaCl होगा। क्या होगा? एक्वस NaCl। एक्वस NaCl का मतलब क्या है? आपके पास वाटर भी है और साथ ही साथ NaCl भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? फिर वही बात, इलेक्ट्रोलाइट कौन है? NaCl। ये ब्रेक करेगा Na+ और Cl-। अब यहाँ पे कंपटीशन शुरू होगा। देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे कैथोड पे। कैथोड पे कौन आएगा? केटाइन। तो केटाइन का क्या होगा? रिडक्शन Na+। ठीक है, और इसी कैथोड पे एक और रिएक्शन होगी किसका? वाटर का। और यहाँ पे क्या होगा? H2 रिलीज होगा। अब यहाँ पे दोनों रिएक्शन हो रही है कैथोड पे, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है। अब इसमें कौन होगा ये हमें देखना है। ठीक है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू होता है
2.71 वोल्ट, जबकि वाटर का रिडक्शन कोएफिशिएंट लेवल होता है 0.83 वोल्ट। अब बोलो कौन यहाँ पे मिलेगा? सॉरी, ये गलत हो गया था। सोडियम मेटल, यानी अगर आप एक्वस NaCl लेते हो, उसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, तो आपको कैथोड पे क्या मिलेगा? सोडियम मेटल या फिर H2 गैस मिलेगी? दोनों को गौर करो, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू मोर पॉजिटिव, उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा। तो इन दोनों में मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल कौन सा है? ये वाला है। इसका मतलब जब हम एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमें कैथोड पे क्या मिलेगा? H2 गैस। मतलब एट कैथोड क्या होगा? H2 गैस रिलीज होगी। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग एनोड पे। एनोड पे फिर क्या होगा? यहां पे आएगा एनायन आया और Cl2 गैस और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और यहाँ फिर एक और रिएक्शन होगी। किसका? यहाँ पे और जिसका कंपटीटर है कौन है? वाटर। इसका फिर ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? O2 प्लस 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू है -1.36 वोल्ट। ठीक है, और इसका होता है -1.23 वोल्ट। ठीक है, अब इसको देख के तो लग रहा है कि यहां पे मोर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कौन है? ये वाला कि ये वाला? ये वाला नजर आ रहा है मोर पॉजिटिव। -1.23 है, यहाँ पे 1 पॉइंट, इसके हिसाब से तो हमें लग रहा है कि O2 रिलीज होगा। लेकिन होता यहाँ पे क्या है, जब हम एक्वस NaCl लेते हैं तो इस पोटेंशियल पे ये रिएक्शन शुरू ही नहीं हो पाती। क्या होती है? ये रिएक्शन नहीं शुरू हो पाती। जब रिएक्शन शुरू नहीं होगी तो हमें प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? तब फिर इसका पोटेंशियल को और बढ़ाया गया, और इसका पोटेंशियल बढ़ा के ले गया कहाँ? -1.46 वोल्ट। और इसको अब ये जो है OP है, ये क्या है? ओवर पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवर पोटेंशियल। जब इतना पर ले गया तब ये रिएक्शन शुरू हुई। अब देखो, तो अब यहाँ पे इससे इसे कंपेयर करो, तब दोनों में मोर पॉजिटिव कौन हो गया? Cl2 वाला हो गया। यानी इसका मतलब जब एक्वस NaCl करोगे तो आपको एट एनोड पे क्या मिलेगा? Cl2 गैस रिलीज होगी। ओके, मोल्टेन या फ्यूज में सोडियम मेटल कैथोड पे, एनोड पे क्लोरीन गैस। लेकिन जब एक्वस NaCl ले रहे हो तो यहां पे मामला बदल रहा है। आपको कैथोड पे क्या मिल रहा है? H2 गैस, और एनोड पे क्या मिल रहा है? क्लोरीन गैस। ठीक है, नोट करो यहां पे। हो गया? मोल्टेन NaCl लिए तो क्या मिला कैथोड पे? सोडियम, और क्लोरीन गैस कहाँ? एनोड पे। एक्वस NaCl लिए तो कैथोड पे क्या मिला? H2 गैस, और एनोड पे Cl2 गैस। लेकिन वहीं पे अगर आप वेरी डाइल्यूट NaCl लेते हो तब कैथोड पे H2 और एनोड पे O2 मिलेगा। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट। एक और बच गया है, वो भी करवा ही देते हैं। हो गया? चलिए हेडिंग क्या लेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। तीसरा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। फिर क्या होगा यहाँ पे, फिर पहले हम लोग CuSO4 को तोड़ेंगे Cu+2 में और SO4 डबल माइनस में चलेंगे। पहले कहाँ, कैथोड पे। कैथोड पे क्या होगा, कॉपर आएगा, सॉरी क्यूप्रिक आयन आएगा और इसका रिडक्शन होगा। क्योंकि एक्वस है तो फिर यहाँ पे एक और रिएक्शन होगी, किसका, वाटर का भी रिडक्शन होगा और H2 + 2OH-। अब इन दोनों में कंपटीशन हो रहा है, कौन निकलेगा। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल। इसका है 0.35 और इसका है -0.85। बोलो किसका होगा, मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, मोर टेंडेंसी टू रिड्यूस। तो मोर पॉजिटिव किसका नजर आ रहा है, कॉपर वाले रिएक्शन का। यानी यहाँ पे इसमें क्या होगा, एट कैथोड क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट होगा। ओके, नोट करो यहाँ तक, हो गया। आइए फिर एनोड पे। एनोड पे फिर क्या होगा, कौन आएगा, यहाँ पर देखो SO4- है एनायन, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। C2O8 डबल माइनस और 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरा कौन है, वाटर, इसका भी ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब कैसे पता करोगे, तो इसका आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -2.01 वोल्ट और इसका है -1.3 वोल्ट। और अगर हम ओवर पोटेंशियल भी ले ले, ये OP क्या है, ओवर पोटेंशियल कितना था, -1.46 वोल्ट, तब भी देखो तो मोर पॉजिटिव कौन हो रहा है, यही वाला हो रहा है। इसका देखो तो -2.01 है। इसका मतलब एट एनोड पे क्या मिलेगा, O2 रिलीज होगा। ठीक है, तो एक्वस कॉपर सल्फेट के केस में आपको कैथोड पे क्या मिलेगा, कॉपर, जबकि एनोड पे क्या मिलेगा, O2 रिलीज होगा। चलिए, तो ये था आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से जुड़ी हुई सभी बातें हम लोग जितने भी हैं हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हमारा अगला जो है कंडक्टेंस वगैरह हम पढ़ना शुरू करेंगे। अब एक छोटा, हम लोग लगभग 60% से ज़्यादा पढ़ चुके हैं, 30% और बच गया है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।